सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। मैं हूं पल्लवी गौतम, योर बायोलॉजी मेंटर, और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को। हमने पहले बात कर ली थी कि लिविंग कैसे नॉन लिविंग से डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे वो अलग होते हैं, क्या उसके डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। एंड जब हम ये सब कर लेते हैं हमें पता लगा कि 1.7 से 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज क्या हैं आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। अब जब इनको आइडेंटिफाई किया गया है तो अब इनका क्या होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर ऐसा कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम से जाना जाए तो वो नॉमेनक्लेचर हो गया। फिर हमने उसके बाद देखा बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि कार्ल लिनियस ने दिया था, जिन्होंने 2 कंपोनेंट बताए थे नॉमेनक्लेचर के लिए। अब बात करते हैं कि जब हमने कोई स्पीशीज, कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया है तो नाम देने के बाद क्या उसे अरेंज करना ज़रूरी नहीं होगा? हाँ, अब हमें क्या करना होगा, जब हमने उसको नाम दे दिया है तो क्यों ना अब उसको अरेंज कर दिया जाए। अरेंज करना इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जस्ट लाइक कि अगर आप किसी मार्ट जा रहे हो, आप वहाँ गए, आपको चाहिए कोई क्रीम, ठीक है, पॉन्ड्स की क्रीम चाहिए, ठीक है, अब आपको चाहिए। अब आप क्या करोगे, मार्ट जाओगे, आपको पता है कि मेरा स्किन केयर का सामान मुझे इसमें मिलेगा, इस रो में मिलेगा, मुझे दूसरी रो में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहीं जाऊंगी, मुझे मिल जाएगा। ऐसा ही होता है। लेकिन अगर सोचो, अगर उन चीज़ों का अरेंजमेंट ही ना किया जाए, वो एक जैसे जैसे मिक्सअप होता है ना, सब कुछ चीज़ें मिक्स हो रही है, स्किन केयर मिक्स है, खाने का सामान मिक्स है, सब्जी बनाने का सामान मिक्स है, वेजिटेबल, सब कुछ मिक्सअप है, तो आपको अपनी चीज़ ढूंढने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम होगी, ईजी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उस चीज़ को ढूंढना, सर्च करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही कि जब हमारा इतना बड़ा वर्ल्ड है, मिलियन ऑफ स्पीशीज़ हैं, अगर हमें किसी स्पीशीज़ की स्टडी करनी है, किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, तो हमें भी क्या होगी, मुश्किल होगी उसको स्टडी करने में, क्योंकि हमको पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये वही है, हमें उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा कि इसमें यही कैरेक्टर होते हैं, क्या ये कोडेट्स है, क्या ये नॉन कोडेड है, क्या ये एनिमल्स है, क्या ये प्लांट्स है, हमें डिफ़िकल्टी होगी। तो ये डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें ग्रुप करने वाले हैं कि भाई जो सेम कैरेक्टर के होंगे, जो सिमिलर कैरेक्टर शो करेंगे, उन्हें हम अलग ग्रुप में रख देंगे, और जो डिफरेंट कैरेक्टर शो करेंगे उनका हम अलग अलग ग्रुप बना देंगे। सो क्लासिफिकेशन क्या प्रोसेस हो गई, ग्रुपिंग की प्रोसेस हो गई, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे। अरेंज मतलब ग्रुप करेंगे, जो सिमिलर कैरेक्टर वाले हैं उनको एक ग्रुप में रख देंगे, जो दूसरे कैरेक्टर वाले हैं उनको अलग ग्रुप में रख देंगे। जैसे कि जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स उनको एनिमेलिया के अंदर रख देंगे, जो प्लांट्स उनको प्लांटी के अंदर रख देंगे। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। सो क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोसेस है, काइंड की प्रोसेस है, ग्रुपिंग करने की प्रोसेस है। किसको ग्रुप करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना है, और डिफरेंट कैटेगरी में करना है, बट बेसिस क्या होगा, सिमिलर कैरेक्टर, कि भाई अगर सिमिलर कैरेक्टर्स हैं तो उनको एक ग्रुप के अंदर रख दो। जैसे किसी के पास नोटोकोड है तो उनको साथ में रख दो, तो किसी भी कैरेक्टर के बेसिस पे क्या कर दो, उनको एक ग्रुप के अंदर रख दो, ठीक है। तो क्यों क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पर भाई हमारे पूरे वर्ल्ड में मिलियन ऑफ लिविंग स्पीशीज़ है, अगर हमको उसकी स्टडी करनी है तो हर एक की स्टडी करना सेपरेटली मुश्किल हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन स्टडी को ईजी बनाता है, सिस्टमेटिक करता है, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। तो जब भी हमें कोई नई स्पीशीज़ मिलेगी या कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, नाम तो दे दिया, अब आपको उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, उसको क्लासीफाई भी करना पड़ेगा। तो आप कैरेक्टर्स मैच करेंगे, क्या क्या कैरेक्टर मैच करते हैं, जिसके साथ मैच करें आप उसके ग्रुप के अंदर वहाँ पर रख देंगे। तो दिस इज़ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के जब हम करते हैं, क्लासीफाई करते जाते हैं, तो ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। कम से कम आपको यहाँ पर 7 कैटेगरीज तो लेनी ही पड़ेगी जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करोगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये 7 कैटेगरी तो ज़रूरी ही है।
मस्ट है, ये 7 कैटेगरी तो होनी ही चाहिए जिसमें आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे, उन्हें अरेंज करोगे, उन्हें ग्रुपिंग करोगे। सबसे बड़ा ग्रुप होगा फिर जब बहुत ज़्यादा, जब हम जैसे हम इन कैटेगरी या रैंक या यूनिट या फिर टैक्सा, ठीक है, चाहे आप इसे कैटेगरी बोल दो, ठीक है, कैटेगरी बोल दो, रैंक बोल दो, यूनिट बोलो या टैक्सा बोलो, दे ऑल आर सेम, ये सब चीज़ें सेम हैं। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो इन कैटेगरीज के अंदर करेंगे, तो सबसे बड़ी कैटेगरी, फिर से छोटी, फिर छोटी छोटी छोटी। तो जब भी हम नीचे आते जा रहे हैं तो स्पेसिफिसिटी बढ़ती जा रही है कि यहाँ पे तो वाइड है, वाइड होगा, जिससे हम नीचे आते जाएंगे बहुत स्पेसिफिक होता जाएगा। कैसे होता जाएगा अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ पर बात करें, जब हम टैक्सा बोल रहे हैं तो टैक्सा एक प्लूरल है और इसका सिंगुलर अपने पास कौन आ जाता है, टैक्सोन आ जाता है, ठीक है। तो अ टैक्सोन इज एनी ग्रुप ऑफ या फिर कैटेगरी जो कि क्लासिफिकेशन में यूज की जा रही है। जैसे कि आप क्लासिफिकेशन के अंदर लिख रहे हो, जैसे अपन होमोसेपियंस का करना चाहते हैं, ठीक है, किसका करना चाहते हैं भैया हम, होमोसेपियंस का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे किंगडम। क्या लिखेंगे, किंगडम। तो सबसे बड़ा किंगडम हमारा कौन होता है, एनिमेलिया, जिसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स को रखा जाएगा, तो किंगडम एनिमेलिया। तो ये हमारा क्या हो गया, किंगडम। ये किंगडम क्या है, ये किंगडम हमारा एक टैक्सा हो गया, टैक्सा हो गया, यूनिट बोल दो, कैटेगरी बोल दो, ठीक है, वो हो गया। अब हम किंगडम के बाद किस पर आएंगे, यहाँ पर फाइलम के ऊपर आएंगे, ठीक है, फाइलम पे आएंगे। फिर हमें पता है कि अब हम बात करेंगे कोर्डेटा, कि भाई जितने भी हम होमोसेपियंस है ना, हम मनुष्य हैं, ह्यूमंस हैं, तो हमारे पास कोर्डेट्स होती हैं, तो हम कोर्डेटा के अंदर आएंगे। फिर ये फाइलम भी क्या हो गया, ये फाइलम भी क्या है, टैक्सा है। फिर आता है यहाँ पर हमारा क्लास, तो क्लास यहाँ पर हो जाएगा मैमेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लास भी क्या है, ये क्लास भी है एक टैक्सा, क्या है, एक टैक्सा है, ठीक है। फिर अपन आ रहे हैं और क्लास, ऑर्डर, तो ये ऑर्डर अपने पास कौन आ जाएगा यहाँ पे, प्राइमेटा, प्राइमेटा, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी क्या हो गया, हमारा एक टैक्सा हो गया, क्या हो गया, टैक्सा। अब फैमिली लिखेंगे तो फैमिली हो जाएगा हमारे पास होमोनिडी, फिर आ जाएगा जीनस होमो, फिर आ जाएगा स्पीशीज सेपियंस, ठीक है। चलो लिख देते हैं फैमिली, तो फैमिली आ जाएगी होमिनिडी, ठीक है। तो ये फैमिली भी हमारा क्या है, एक टैक्सा है, एक ग्रुप है, एक यूनिट है, एक कैटेगरी है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है जीनस, जीनस हमारा कौन है, होमो, क्या है, होमो। फिर हमारे आ जाएगी स्पीशीज, स्पीशीज ऑल्सो अ टैक्सा, कौन सा टैक्सा है भाई, सेपियंस, सेपियंस। तो हमने क्या किया है भैया, जीनस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखा है और हमने हमारे स्पीशीज के फर्स्ट लेटर को क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। ये बायनॉमियल में पढ़कर आए थे, तो हमारा ये दोनों भी क्या है, एक टैक्सा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि टैक्सो जो होता है या कि ग्रुप है या कैटेगरी है, उसको यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर। अब टैक्सा जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर, ठीक है। वो किंगडम पे भी आ सकते हैं, किंगडम को भी टैक्सा कहेंगे, फाइलम ऑल्सो टैक्सा, क्लास ऑल्सो टैक्सा। तो ये टैक्सा क्या है, ग्रुप है, क्या है, ग्रुप, ये कैटेगरी है जिसमें हमारे जितने भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये सब हमारे टैक्सा हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स। एनिमल्स एक टैक्सा है, मैमल्स एक टैक्सा है, डॉग्स एक टैक्सा है। भाई एनिमल्स है, एनिमल्स में मैमल्स आते हैं, मैमल्स के अंदर हमारा डॉग आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का टैक्सा हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो टैक्सा, कैटेगरी, यूनिट, रैंक समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी जो होता है भाई वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। टैक्सोनोमी हमारी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि अरेंजमेंट से डील करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट से डील करती है। सो
टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, और ये दो वर्ड से मिलकर बनी हुई होती है, टैक्सिस एंड दूसरा वर्ड हो जाता है यहाँ पर नोमोस। सो टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब होता है लो। तो जितने भी लिविंग वर्ल्ड्स हैं उनको क्या करना है, अरेंज करना है, क्या उन्हें अरेंज करना है विद लो। तो वो क्या हो जाएगा हमारा टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। अब ये टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग, क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी में क्या किया जाएगा, कैरेक्टर्स को देखा जाएगा, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्लासिफाई करके उनको नोमेनक्लेचर किया जाएगा। बेसिकली अरेंजमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी की 4 पिलर्स होते हैं। क्या 4 पिलर्स होते हैं। जब भी हमें कोई नई स्पीशीज मिलती है, कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो जब भी आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके कैरेक्टर्स देखोगे। क्या, उसके कैरेक्टर्स देखोगे कि भाई इसके पास कितने पाँव हैं, इसका बाहरी मॉर्फोलॉजी कैसी है, क्या इसके पास एंटीना है, क्या इसके पास आंखें हैं, अगर आंखें हैं तो आंखों की पोजीशन कैसी है, ठीक है, इसके पास टेल है, क्या इसके पास नहीं है। तो ये फीचर्स देखोगे। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे वो क्या करोगे, कैरेक्टराइजेशन का। किसका, कैरेक्टराइजेशन का। सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर्स देखने का काम करोगे, ठीक है। जैसे आपको कोई यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म मिला जिसके पास आपने देखे कि भाई इसके पास तो 3 पाँव हैं, सर है, सर में 2 एंटीना लगे हुए हैं, 2 बड़ी बड़ी आँखें हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसके अलावा इसके पास 2 पंख भी हैं उड़ने के लिए, ठीक है। तो जब आपने नया ऑर्गेनिज्म देखा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कैरेक्टर्स देखोगे। पहला काम क्या करोगे, कैरेक्टर देखोगे, ठीक है। कैरेक्टर देखोगे कि भाई इसके पास लेग्स हैं, 2 आईज हैं, ठीक है, कितने पाँव है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 लेग्स हैं, ठीक है, 2 विंग्स हैं। तो आपने सबसे पहले क्या देखे, इसके कैरेक्टर देखे। अब कैरेक्टर देखने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन। जब आप किसी भी नई स्पीशीज को कैरेक्टर दोगे फिर आप ये सोचोगे अरे यार इसमें ये कैरेक्टर है, अब जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसके साथ उसके कैरेक्टर मैच करने का ट्राई करोगे कि यार ये मुझे ना थोड़ा थोड़ा कॉकरोच जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा मुझे किसी और की तरह दिख रहा है। तो आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करोगे। जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज होगी उससे आप उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, उसके कैरेक्टर मैच करना स्टार्ट करोगे। तो वो हमारी सेकेंड स्टेप हो जाएगी। सेकेंड स्टेप क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे हम, जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज है भाई, प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से क्या करेंगे, कैरेक्टर मैच देखेंगे, है ना, कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है। ये करेंगे, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि भैया ये तो इसकी तरह दिख रहा है, कि ये जो नया नया मेरे को स्पीशीज मिली है ये मुझे तो इसकी तरह दिख रही है, बिकॉज इसके कैरेक्टर इसकी तरह दिख रहे हैं। अब थर्ड स्टेप क्या होगी, जब आपने पहचान लिया कि ये ऐसा दिखता है, इसकी तरह इसमें ये है, ये कैरेक्टर है, अब यहाँ पर आप थर्ड स्टेप करोगे इसका क्लासिफिकेशन। क्या करोगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना। अब क्लासिफिकेशन क्या करोगे, जिसकी तरह भी दिख रहा है, अब आपने उसका क्लासिफिकेशन तो किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसकी तरह अरेंज करना स्टार्ट कर दोगे कि भाई ये एनिमल्स है तो एनिमेलिया में रखोगे, ऐसे करते 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 आ जाओगे। फिर आपका फोर्थ स्टेप यहाँ पर होगा उसका नोमेनक्लेचर। क्या होगा भैया यहाँ पे, नोमेनक्लेचर, यानी कि आप क्या करोगे यहाँ पर उसका नामकरण दोगे, उस स्पीशीज को नया नाम दोगे, क्योंकि एक अलग स्पीशीज है जो आपने देखा जिससे आपने कैरेक्टर मैच किए होते, एक अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, हाँ कि ना, हाँ ये से अलग है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर करना, इसको नाम देना, ये इसकी क्या हो जाएगी, फोर्थ इसकी प्रोसेस हो जाएगी। टैक्सोनॉमी समझ में आया, हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है जो क्या करती है,
अरेंज करने का काम करती है। किसको अरेंज करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करती है। अब इसके पास 4 पिलर्स हैं। पहला, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा हमारे पास हो गया क्लासिफिकेशन, फोर्थ हमारा हो गया नॉमेनक्लेचर। तो ये इसके पास क्या है, इसकी 4 स्टेप होती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है? कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी, हमारी जो बोलते हैं ना पुरानी टैक्सोनॉमी, अपन उसको बोल सकते हैं। तो ये कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी है हमारी। अब आते हैं हमारी मॉडर्न टैक्सोनॉमी के ऊपर, कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहती है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखकर, बाहरी आकारी देखकर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं करोगे, आप उसे नाम नहीं दोगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बाहरी कैरेक्टर देख के क्या हम बता सकते हैं कि हाँ ये एक नई स्पीशीज़ है या अलग है या अलग है? नहीं, हमको क्या करना चाहिए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखने चाहिए। जैसे कि अपन बोल सकते हैं एनाटॉमी, क्या कहेंगे हम? एनाटॉमी। ठीक है, कि वो हमें अंदर से कैसे दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एनाटॉमिकली क्या क्या फीचर्स हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा यहाँ पर आता है एक्सटर्नल फीचर, बाहरी फीचर, उसकी क्या हो गई? मॉर्फोलॉजी बेटा, मॉर्फोलॉजी। तो कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी माइक्रोब है, तो उसको आप बाहर से भी देखोगे कि उसकी बाहर की लेयरिंग कैसे है, क्या इसके पास फ्लैजिला है, क्या सीलिया है, या फिर इसकी सेल वॉल कैसी है। तो आप ये सब कंटेंट देखोगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। फिर आता है भाई इतना ही इनफ नहीं है, हम तो सेल की भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या करेंगे? सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, उनका नंबर कितना है, उनका शेप कैसा है। तो हम यहाँ पर क्रोमोसोम की भी स्टडी करेंगे। तीसरा, अब आगे और बात करें तो हो जाएगा डेवलपमेंट प्रोसेस, कि वो किस तरीके से डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, डायरेक्ट शो कर रहे हैं या इनडायरेक्टली डेवलपमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, कि प्लांट के अंदर कैसे वो रेडिकल्स, प्ल्यूम्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, फिर देन सीडलिंग्स बना रहे हैं, फिर पूरा प्लांट बना रहे हैं। अब उस प्लांट के पास क्या फ्लावर्स वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या वो फ्रूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस की भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे उनकी फाइटोकेमिस्ट्री बेटा। फाइटो का मतलब क्या हो जाता है? प्लांट होता है। तो प्लांट के अंदर मिलने वाले केमिकल्स, प्लांट के अंदर मिलने वाले केमिकल्स या फिर केमिकल रिएक्शंस, उन केमिकल रिएक्शन की भी स्टडी करेंगे। जैसे कि आपने प्लांट्स में देखे होंगे एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स होते हैं, कुछ टर्पिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो हम इनकी भी स्टडी करेंगे। और ये भी देखेंगे कि प्लांट्स कोई मेडिसिनल चीज़ों को भी रिलीज़ करता है क्या, क्या उसकी बार्क मेडिसिन में यूज़ आती है, क्या उसकी लीफ मेडिकल में यूज़ ली जा सकती है। तो इन सभी फीचर्स को अपन देखते हैं। फिर नेक्स्ट होता है हमारा इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। क्या? इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, कि भाई जो हमारा प्लांट है वो किस हैबिटेट में मिल रहा है, किस पीएच में मिल रहा है, किस टेम्परेचर पे मिल रहा है, इन सब की स्टडी करेंगे। सो मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहता है कि सिर्फ आप बाहरी आकार की मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर देखकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं कर सकते। आप जब किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करोगे तो आप मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उसकी एनाटॉमी, उसकी सेल स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, उसकी इकोलॉजी, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री सब कुछ देखोगे। तब जाके किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाएगा? क्लासीफाई किया जाएगा एंड नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बात हो गया। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के सभी बेसिस समझ में आए, इंटरनल, एक्सटर्नल, साइटोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, phytochemistry and ecological. So these are some step या some basis of modern taxonomy. ये सब चीज़ देखकर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे।
ठीक है, ये सभी फीचर, ये सभी कैरेक्टर की स्टडी होगी, तब जाकर हम उसका आइडेंटिफिकेशन, देन उसका क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई यहाँ पर? आगे चलें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि वाई टेक्सोनोमी इज इम्पोर्टेंट, क्यों टेक्सोनोमी जरूरी है? कि हेल्प करती है आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टेक्सोनोमी की नॉलेज है तो आप किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को सही से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। ये स्टडी करना बायोडाइवर्सिटी की इजी कर देती है कि भाई हमें अलग अलग जो एनिमल्स है, अलग अलग प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, उनकी स्टडी करना हमारे लिए इजी बना देती है। शोज रिलेशनशिप अमोंग ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइड अ यूनिवर्सल साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम। कि भैया ये क्या करती है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को भी शो करती है, क्योंकि अपन ग्रुपिंग कर रहे हैं, सेम सेम कैरेक्टर को रख रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें यही पता लगता है कि अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कैरेक्टर भी दिखाती है, कुछ कुछ स्पीशीज क्या होती है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कैरेक्टर को क्या करती है, मैच करती है, रिलेशनशिप को शो करती है, और इसके साथ साथ हमें उनके साइंटिफिक नेम भी प्रोवाइड करके जा रही है। तो हमारे लिए टेक्सोनोमी ज़रूरी क्यों है? बिकॉज ये हमें किसी भी स्पीशीज़ की स्टडी करने के लिए ईजी कर देती है, उसको स्टडी करना, हेल्प करती है सही तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना, नेमिंग करना, ये सब हमारे लिए ईजी कर देती है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि हमने ये देख लिया कि टेक्सोनोमी क्या है, मॉडर्न टेक्सोनोमी का बेसिस क्या होता है, ठीक है। हम देख चुके हैं कि सबसे पहले कैरेक्टराइज करना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है। अब बात आती है कि क्लासीफाई करोगे। अब आप क्लासीफाई किस तरीके से करोगे वो अब अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। जो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन करना, उसका बेसिस ये था कि भाई कोई स्पीशीज़ हमारे किस यूज़ में आ रही है, ठीक है। तो सबसे जो पहला हमारे क्लासिफिकेशन आया था कि ह्यूमन हैव ऑलवेज क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। जब अर्लियर के अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो वो मेनली किस पे बेस्ड था, देयर यूजेस, कि वो कोई स्पीशीज़ उनके किस काम में आ रही हैं। क्या कोई स्पीशीज़ उनका शेल्टर बनाने में काम आ रही है? क्या कोई स्पीशीज़ उनके फूड के रूप में काम आ रही है? क्या कोई स्पीशीज़ उनके मेडिकल फॉर्म में काम आ रही है? क्या वो उनके घर की रखवाली के लिए काम आ रही है? तो वो किस यूज़ में उनके आ रही है, इस बेसिस पे सबसे पहले नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया। ये कैसा था? नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। कैसा है ये? नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। ये कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, ये तो हमारी यूजेस के बेसिस पे है ना, कि जब पहले क्लासिफिकेशन दिया, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमंस है ना वो पहले से ही क्लासिफिकेशन करते हुए आ रहे हैं, बट जो पहले क्लासिफिकेशन था उनका बेसिस ये था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मेरे किस काम में आ रहा है, मैं उस हिसाब से उसे क्लासीफाई कर दूंगा। अब पहले की बेसिक नीड यही थी, रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो रोटी कपड़ा मकान में क्या है? फूड, रोटी, क्लोथिंग, कपड़ा, मकान, शेल्टर। तो भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म मेरे फूड के फॉर्म में काम आ रहा है? क्या कोई एनिमल है जो मेरे फूड के फॉर्म में काम में आ रहा है? क्या कोई प्लांट है जो कि मेरे फूड के रूप में काम आ रहा है? तो मैं उनके हिसाब से उनको क्लासीफाई कर दूंगा। फिर आ रहा है कि कोई एनिमल है क्या, या कोई प्लांट है जो मेरी क्लोथिंग के अंदर काम आ रहा है, तो मैं उनको क्लासीफाई करती जाऊंगी कि क्लोथिंग के अंदर मेरे पास ये काम आ रहे हैं। जैसे किसी एनिमल का जो खाल हो गई तो वो मेरे काम आ रही है क्या, ऐसे। शेल्टर की अगर बात करें कि कोई वुड है, अब अलग अलग वुड होती हैं, ठीक है, अलग अलग ट्रीज की वुड क्या मेरे किस तरीके से शेल्टर बनाने में काम आ रही है। इसके अलावा अगर अपन मेडिसिनल देख लें कि कोई किस मेरी मेडिसिन के फॉर्म में काम आ रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन, क्या कोई स्पीशीज़ है जो मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगी, तो प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो जो पहला क्लासिफिकेशन आया था वो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, और उसका बेसिस था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे किस काम में आ रहा है, उस बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर देना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेरे खाने के रूप में काम आ रहा है तो मैं उसे फूड के अंदर क्लासिफाई कर देता था।
अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेरे किसी रहने के लिए काम में आ रहा है, मेरे शेल्टर की फॉर्म में काम आ रहा है, तो मैं उसे शेल्टर में रख दूंगा। अगर कोई मेरे क्लोथिंग के अंदर काम आ रहा है तो मैं उसे क्लोथिंग में रख दूंगा। जैसे कि अपने पास बहुत सारे थ्रेड्स वगैरह हो गए ना, थ्रेड्स हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, तो ये अलग अलग किस तरीके से काम में आ रहे हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन करा। पहले का क्लासिफिकेशन था, ये कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अपन बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक्स की। अब ये हमारी और बड़ी ब्रांच आ जाती है, कौन? सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स हमारी टेक्सोनॉमी से भी बड़ी ब्रांच है, तो बिगेस्ट ब्रांच देन दी हमारा टेक्सोनॉमी। तो जो सिस्टमैटिक्स होती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी कह रही है कि पहली बात कि ये सिस्टमैटिक्स कह रही है कि मैं टेक्सोनॉमी से भी बड़ी ब्रांच हूँ। अब इस सिस्टमैटिक्स के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिटी को ही रीड कर रहे हैं, डाइवर्सिटी के बारे में ही देख रहे हैं। यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप मिलता है उसकी भी स्टडी करते हैं। अब ये सिस्टमैटिक्स वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। क्या? लैटिन का एक वर्ड है सिस्टेमा। क्या है? सिस्टेमा। उस लैटिन के सिस्टेमा से सिस्टमैटिक्स वर्ड को डिराइव किया गया है, लिया गया है। और सिस्टेमे का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। सो लैटिन का वर्ड क्या है? सिस्टेमा। तो उस लैटिन के सिस्टेमा से सिस्टमैटिक्स वर्ड लिया गया है और इस सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। अब हमारे जो कार्ल लीनियस थे, कौन? हमारे कैरलस लीनियस या फिर कार्ल लीनियस बोल सकते हो, इन्होंने इस सिस्टेमा जो वर्ड था इसको यूज़ किया और अपने बुक के टाइटल में क्या लिखा? सिस्टेमा नेचुरे। क्या करा? सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। तो क्या कहा कि भाई जो कार्ल लीनियस थे इन्होंने इस सिस्टेमा वर्ड का यूज़ इनकी बुक के नेमिंग के लिए किया गया, बुक का टाइटल दिया गया और वो बुक का टाइटल क्या लिया? सिस्टेमा। तो ये सिस्टेमा वर्ड जो था इन्होंने इसे सिस्टेमा से लिया एंड नाम दे दिया सिस्टेमा नेचुरे। ये सिस्टेमा नेचुरे क्या है? टाइटल है इनकी पब्लिकेशन का, इनकी बुक का टाइटल है सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या आ गया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया? भाई टेक्सोनॉमी की जो भी चारों जो थे पिलर्स थे उन सबको लिया गया, वही कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, बट जहाँ पर साथ में एक और पॉइंट ऐड कर दिया गया वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या फिर अपन बोल सकते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या किया गया? लिया गया। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टेक्सोनॉमी होती है, इस टेक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड साथ में बोलेंगे हम यहाँ पर कि क्या क्या है भैया इसके फीचर। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। सो हम टेक्सोनॉमी के अंदर इन सबको लेंगे, टेक्सोनॉमी नहीं सॉरी सिस्टमैटिक्स। क्या करेंगे अब यहाँ पर अपन? सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। आ गई वाली बात समझ में? तो हम सिस्टमैटिक्स को लिख सकते हैं ना टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, है ना, कि टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। भाई वही टेक्सोनॉमी है, वही चारों प्रोसेसेस हैं, बस यहाँ पर हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखेंगे कि भाई कौन सी स्पीशीज़ का क्या एंसेस्टर था, वो उससे क्या क्या कैरेक्टर लेकर आ रहा है। हम इसके फाइलोजेनी को भी रीड करेंगे, हम इसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखेंगे कि भाई इसका एंसेस्टर कौन था, वो एंसेस्टर क्या क्या कैरेक्टर दिखाता था, सब कुछ को स्टडी कर रहे हैं,
ठीक है, तो हम यहाँ पर सिस्टमेटिक्स को लिख सकते हैं टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। क्या लिख सकते हैं? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब समझ में आता है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, कि किस तरीके से यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है। देखो, जैसे ये कोई एंसेस्टर है, ठीक है, ये कोई एंसेस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे आगे क्या करेगा? अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। मानो इसने 2 बच्चे पैदा करे, फिर आगे जाकर और रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास और आती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो ए है, इस ए का एंसेस्टर कौन है? हम यहाँ पे लिख देते हैं आई, यहाँ लिख देते हैं जे, यहाँ पे लिख देते हैं के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ए और बी है, इसका एंसेस्टर कौन है? आई। इस आई का भी एंसेस्टर कौन है? के। तो यहाँ पर अपन क्या देखते जा रहे हैं कि कौन हमारा पूर्वज था, तो हम पूर्वज तक की भी स्टडी करेंगे। अब भाई सिंपल सी बात है कि इसके जो कैरेक्टर होंगे, इसके कैरेक्टर इसमें भी तो आए होंगे, ये इसी की तो प्रोजेनी है, तो जो इसमें कैरेक्टर होंगे, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर इसमें भी तो आए होंगे ना। हमारे भी तो, हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर आए हैं या नहीं? आए हैं। हमारे अंदर हमारे पापा मम्मी के बहुत ज़्यादा कैरेक्टर मैच करते, सिमिलर होते। तो हम वही देख रहे हैं कि जो आई है, इस आई और जे के अंदर सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किसके होंगे? इस के ही होंगे। और अगर बात करेंगे ए और बी की, तो इसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किसके होंगे? आई के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। जबकि अगर अपन बात करें यहाँ पर दूसरे एंसेस्टर की, यहाँ पे अलग लाइन चल रही है, तो यहाँ पे है जेड, इसने बच्चे यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो ये x है, ये x में जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो इस z से मिलेंगे। तो z क्या है? इसका एंसेस्टर है, इसका पूर्वज है, ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा कैरेक्टर इसमें मिलेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, मैं क्या कहूँ कि भैया जो j है और x है, क्या ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर शो करेंगे? क्या नहीं। क्या ये दोनों सिमिलर कैरेक्टर शो करेंगे? क्या नहीं, नहीं करेंगे, बिकॉज इन दोनों के कैरेक्टर बहुत अलग है, बिकॉज इनके पूर्वज बहुत अलग है, इनके एंसेस्टर्स अलग है। तो इनके बीच में जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी क्या नहीं होंगे? यहाँ पे मैच नहीं होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? एंसेस्टर्स तक, एंसेस्टर लेवल तक जा रहे हैं, वहाँ तक के कैरेक्टर को ले रहे हैं। तो इन द सिस्टमैटिक्स हम वही चारों प्रोसेस करेंगे, बट यहाँ पर हम हमारे एंसेस्टर्स के कैरेक्टर्स को भी लेंगे, हम फाइलोजेनी को भी रीड करेंगे, हमारा इवोल्यूशन कैसा होता हुआ है उस इवोल्यूशन की हिस्ट्री को भी रीड करेंगे। सो टैक्सोनॉमी यहाँ पर इवोल्यूशनरी स्टडी की भी स्टडी करता है, ठीक है। यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं, हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर द डिफरेंट लेवल से, डिफरेंट लेवल हमने बात करी थी ना, टैक्सा, रैंक, कैटेगरी, यूनिट, ये सब क्या है? हमारे डिफरेंट लेवल्स ही हैं। यूज टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्लासिफिकेशन इज़ नॉट डन इन वन स्टेप, ये अपन ने देख ही लिया था कि क्लासिफिकेशन कोई एक स्टेप के अंदर कंप्लीट होने वाला प्रोसेस नहीं है, कम से कम हमको 7 स्टेप तो लगती ही है। 7 स्टेप अपन ने देखे भी थे। सो ऑर्गेनिज्म आर अरेंज इन अ हायरार्की, कि ऑर्गेनिज्म को जब आप अरेंज करोगी तो आप एक हायरार्की के अंदर अरेंज करोगे। जैसे कि हमारी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक हायरार्की में है। ऐसा तो नहीं ना 2 4 5 10 12 ऐसे नहीं है ना, एक हायरार्की के अंदर है। 1 to 10, 10 to 1 एक हायरार्की हो गया। A to Z, Z to A, अ से ग से अ, ये एक पूरी हायरार्की है। तो हर चीज़ एक हायरार्की में है। तो हमारा क्लासिफिकेशन भी क्या होता है? एक हायरार्की के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम हाईएस्ट रैंक टू लोवेस्ट रैंक की तरफ जाते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी टू लोवेस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट टेक्सा टू लोअर टेक्सा की तरफ हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ईच लेवल इन दिस हायरार्की कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हम हर जो टेक्सा आएगा उसको अपन क्या कहेंगे? या तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे या फिर टैक्सोन कहेंगे, प्लूरल में टैक्सा। वही तो कह रहे हैं कि जो भी कैटेगरीज आ रही हैं वो टैक्सा ही तो है, वही क्या है? हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो टैक्सोन ही हम देख चुके हैं, प्लूरल होता है या ये है।
एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं हम कि एनिमेलिया किंगडम सबसे बड़ा किंगडम होगा। हम हाईएस्ट टू लो रैंक की तरफ जा रहे हैं। हाईएस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक बोलो या फिर तुम इसको कैटेगरी बोलो, ठीक है, या फिर इसको टैक्सा बोलो, या फिर इसको यूनिट बोलो, या फिर इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलो, सब सेम है, ठीक है, ये सब सेम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सब अपन क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस के अंदर या फिर हम बोले एक ऑर्डर के अंदर, हायरार्की के अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको अरेंज कर रहे हैं। हाईएस्ट रैंक से हम लोवेस्ट रैंक की तरफ इनको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, ये डिफरेंट लेवल है जहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन एक स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म को हायरार्की के अंदर यानी कि ऑर्डर के अंदर क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, हाईएस्ट रैंक से लोवेस्ट रैंक की तरफ। हर लेवल जो होती है हायरार्की को, हर लेवल, ये हायरार्की की हर लेवल को अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह रहे हैं, रैंक कह रहे हैं, टैक्सा यूनिट कह रहे हैं। अब यहाँ पर अपन ने देख लिया कि भैया किंगडम, क्लास, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या है, हमारी रैंक है। तो ये हमारी क्या दिखा रही हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिखा रही हैं, ठीक है। तो मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें कि देयर आर 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। अदर भी कैटेगरीज है बट 7 जो होती है वो मेन कैटेगरी है, ये तो होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए भाई। अब देखो क्या होता है ना कि किंगडम, अब सब यहाँ पे आ जाता है सब डिवीजन, ठीक है, क्लास है तो सब क्लास, ठीक है, सब क्लास, ऑर्डर है तो सब ऑर्डर। तो इस तरीके से और भी हमारे पास क्या होते हैं, टैक्सा होते हैं, हो सकते हैं और, बट सबसे जो मिनिमम होंगे, जो 7 तो होंगे ही होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो होने ही होने चाहिए। इसके अदर भी होते हैं बट 7 तो होने ही चाहिए। सो दे आर ऑब्लिगेट या फिर ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब इनको लाइन वाइज सिंक में याद करना है। ये हमारा सबसे बड़ी कैटेगरी है, किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है। क्या किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरीज है? जैसे कि इस किंगडम में अपन बात कर रहे एनिमेलिया एंड प्लांटिंग, ठीक है। अब एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब इसके अंदर, और प्लांटी के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सब प्लांटी के अंदर आ जाएंगे। तो हमारा जो किंगडम होता है वो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, बिगेस्ट कैटेगरी है। कौन? हमारा किंगडम। फिर जैसे जैसे अपन नीचे आते जा रहे हैं, कैटेगरीज जैसे जैसे नीचे आती जा रही है, तो हमको सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी देखने के लिए मिलती है हमारी स्पीशीज़। तो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बेसिक जो कैटेगरी है वो हमारी स्पीशीज़ है। अब यहाँ पर एक बात गौर करो कि जब आप बिगेस्ट कैटेगरी को देखते हो, है ना, तो यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर्स है वो सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे। जब आप किंगडम लेवल पे बात करोगे तो यहाँ पे से आपने एनिमल, सारे के सारे एनिमल्स हैं, अब इनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी या कम? भाई बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं होगी, डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे। तो जब भी हम यहाँ स्पीशीज़ से ऊपर की तरफ आएंगे, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी? कम, और डिफरेंसेस ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये वाली बात क्लियर हुई क्या? देखो वापस से समझते हैं और क्लियर करते हैं। देखो किंगडम एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, पूरे के पूरे एनिमल्स इसी के अंदर आ रहे हैं। अब देखना, जैसे अपन डिवीजन पे आए, स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। जैसे कि हमने क्या देखा था, हमने ह्यूमन होमोसेपियंस का देखा था, जिसमें अपन ने बात करी थी भाई किंगडम था, एनिमेलिया, ठीक है। डिवीजन क्या था बताओ, डिवीजन क्या था? यहाँ पे एनिमेलिया का क्या डिवीजन होगा? यहाँ पे कोऑर्डेटा,
कोर्डेटा। फिर क्लास क्या होगी, मैमेलिया, ठीक है। फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, मैमेलिया का ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमेटा, प्राइमेटा। फिर फैमिली के अंदर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, होमिनिडी, होमिनिडी। फिर आ जाएगा होमो, फिर आ जाएगा सेपियंस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनोगे, देखो जब आप किंगडम की बात कर रहे हो तो इसमें तो एनिमेलिया है, इसमें तो सारे के सारे एनिमल आते हैं, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड, जो भी सारे एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे आपके कॉकरोचेस हो गए, चाहे वो आपके छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए या ऐसे हो गए जो आपको नहीं दिख रहे हैं, जो आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, सब कुछ एनिमेलिया के अंदर आ जाएगा। अब आप आ रहे हो डिवीजन, आपने और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया कि एनिमेलिया के अंदर भी कोडेटा, जिनके पास कोडेटा वाले कैरेक्टर होंगे, जिनके पास नोटो कोड होगी, सिर्फ वही कोडेटा के अंदर आएंगे। तो यानी कि आपने जो इंसेक्ट्स वगैरह थे वो सब कुछ हटा दिए, जो पोरीफेरा वगैरह जो ग्रुप्स थे उन सबको हटा दिए ना। अब आप क्या हो गए, स्पेसिफिक होते हुए जा रहे हो। फिर अब क्लास की बात कर लो, अब हम कोडेटा में सिर्फ मैमल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मैमल्स की, यानी कि हमने रेप्टाइल्स हटा दिए, एम्फीबिया हटा दिया, फिशेस हटा दी, इन सबको हटा दिया। हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करेंगे, मैमल्स की ही बात करेंगे। अब मैमल्स में हम आ गए प्राइमेटा, भाई मैमल्स के अंदर तो कार्निवोर भी है, इंसेक्टिवोर भी है, प्राइमेट्स भी है, तो हम और स्पेसिफिक हो गए, सिर्फ प्राइमेट्स के अंदर आ गए। अब प्राइमेट्स पे आ गए होमिनिडे, फिर और स्पेसिफिक हो गए, फिर आ गए होमो, फिर आ गए सेपियंस। तो यहाँ पे जब हम स्पीशीज़ पे आए तो हम बहुत ज़्यादा क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए, किसी एक पर्टिकुलर के लिए बात हो गई, जबकि ऊपर वाला जो कैटेगरी था वो संपूर्ण जगत था, है ना, पूरे के पूरे एनिमल्स है, तो ब्रॉड कैटेगरी हो गई, कोई स्पेसिफिक के बारे में नहीं पता चल रहा था। लेकिन जैसे अपन क्लासिफिकेशन करते आते हैं सबसे बेसिक पे चलते हैं, स्पीशीज़ पे जाते हैं, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है वो सबसे स्पेसिफिक होती है, वो किसी एक ही स्पीशीज़ के बारे में बताती है। तो जब अपन नीचे आ रहे हैं तो नीचे हमें सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा, यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। जब अपन ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी और डिफरेंसेस क्या होंगे भाई, कम होंगे, डिफरेंसेस कम होंगे। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि जब अपन नीचे आते जा रहे हैं तो सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जा रही है और डिफरेंसेस कम होते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब अपन ऊपर की तरफ जाते हैं, स्पीशीज़ से जब अपन किंगडम की तरफ जाते हैं, तब अपन क्या देखते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या हो जाएंगी, कम, सिमिलैरिटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, एंड डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। जब पर जाएंगे तो हम आगे से अपन बात कर रहे हैं इंसान की, है ना, हम ह्यूमंस की बातें कर रहे हैं। तो जब अपन होमो सेपियंस बोलेंगे तब तो बहुत पर्टिकुलर बता दें कि सिर्फ होमो सेपियंस यानी कि मनुष्य, यानी कि ह्यूमन। लेकिन जब अपन ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं तो ब्रॉड करता हुआ जा रहा है, डिफरेंसेस बढ़ाते हुए जा रहा है। वो तो कह रहा है कि होमिनिडी, फिर प्राइमेट में तो बहुत सारे आते हैं, मैमल्स में तो बहुत सारे आते हैं, कोर्डेटा में उससे भी ज़्यादा आते हैं, एनिमेलिया में तो उससे ही पूरा सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं जब अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है और डिफरेंसेस कम होते जाते हैं। तो क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये हमारी क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। 7 कैटेगरीज तो होनी ही चाहिए, इसीलिए अपन 7 हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, ये एक मल्टीपल स्टेप है, कम से कम 7 कैटेगरीज तो है ही सही। तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है और रियल बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। तो जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है स्पीशीज़, यही क्या है, हमारा बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट है ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या ये वाली बात यहाँ पर क्लियर हो गई आप सभी को? आई होप बेटा यहाँ तक तो आ गया होगा आपको समझ में। यहाँ पर वही है हायरार्की की, अपन हायरार्की को जब कर रहे हैं तुम डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो और असेंडिंग में भी लिख सकते हैं। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, बस आप उसको ऑर्डर में लिखो।
जैसे कि वही बात हो गई है, जब गिनती को 1 से 10 लिखो, 10 से 1 लिख रहे हो, वैसे ही जब आप कैटेगरीज लिखो तो आप उसको असेंडिंग में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हमारी हायरार्की है। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखते जाते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ लिखते हुए जाते हैं। हम किंगडम से कहाँ पर जाते हैं, स्पीशीज़ के। बड़ी कैटेगरी से कहाँ पे जाते हैं, स्मॉल कैटेगरी पे। तो हायरार्की समझ में आ गई है, कैटेगरी समझ में आ गई। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारे पास मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5 6 7 7 होनी चाहिए, है ना। कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए कम से कम। उससे भी ज़्यादा कैटेगरीज होती है, सब डिवीजन, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, अलग अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास 7 तो होनी ही चाहिए। अब आप उस 7 कैटेगरी को अरेंज कैसे करोगे, आप उसको असेंडिंग में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब अपन किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसको तो हम क्या करते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कैसा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं कि हम उसको हाई टू लो टेक्सा की तरफ लिखते हैं। तो ये हमारी हायरार्की होती है क्लासिफिकेशन के अंदर। तो आई होप एवरीवन कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी, व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि क्या है टेक्सोनॉमी, क्या है सिस्टमैटिक्स, क्या है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की कैटेगरी समझ में आ गई होगी, उनकी कैटेगरीज की हायरार्की क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो टाटा, बाय बाय, सी यू।